हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करंट डेंसिटी का कंसेप्ट समझेंगे। करंट डेंसिटी, करंट की डेंसिटी यानी कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जा रहे हैं किसी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इस बात को समझेंगे। और इसकी जो इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है ओम्स लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड में या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, उनको हम समझेंगे। करंट डेंसिटी या डेंसिटी को अगर समझें, डेंसिटी हर एक मटेरियल की हो सकती है। जैसे मास की जब डेंसिटी आप समझते हैं तो मास की डेंसिटी के लिए रो इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, इस तरह से लिख देते हैं। और इसकी यूनिट लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर आप जब चार्ज की डेंसिटी समझते हैं, डेंसिटी का मतलब होता है कितने एरिया पर या कितनी लेंथ पर या कितने वॉल्यूम पर कितना अमाउंट है इस फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे वो मास हो या करंट हो यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या चार्ज हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कितना अमाउंट है इतनी लेंथ पर, इतने सरफेस एरिया पर, इतने वॉल्यूम पर कितना अमाउंट है, उस अमाउंट को कहते हैं हम डेंसिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितने वॉल्यूम पर कितना मास है। अगर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी को समझते हैं तो लैम्डा इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, यानी कितनी लेंथ पर कितना चार्ज है। अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को समझते हैं तो कितना चार्ज है कितने सरफेस एरिया पर, कितने सरफेस एरिया पर कितना चार्ज है। अगर आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को समझते हैं तो लिखेंगे चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम लिखेंगे, यानी कितने वॉल्यूम पर कितना चार्ज है। मेरे कहने का मतलब है कि डेंसिटी हर एक फिजिकल क्वांटिटी की हो सकती है और होती है। डेंसिटी इस बात को रिप्रेजेंट करती है, बताती है कि कितने जगह में, यानी कितने लेंथ पर या कितने सरफेस एरिया पर या कितने वॉल्यूम पर इस फिजिकल क्वांटिटी का कितना अमाउंट है, कितनी वैल्यू है इसकी, इसे हम डेंसिटी कहते हैं। लेकिन अभी हमें जो डेंसिटी पढ़ना है वो करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी क्या होती है और करंट क्या होती है, इसको हम समझते हैं। आज का जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो करंट डेंसिटी है। डेंसिटी और करंट डेंसिटी को आप जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो गई करंट डेंसिटी। और जैसे हमारे पास ये कोई कंडक्टर्स है, ये कंडक्टर्स है और इस कंडक्टर्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है और ये हो गई इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, ये स्मॉल आर इसकी रेडियस हो गई। और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलोंग मूव कर रहे हैं। ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर्स है हमारे पास उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। और इस कंडक्टर्स में इसकी लेंथ के अलोंग जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इस कंडक्टर्स में करंट फ्लो होती है। और करंट फ्लो हो रही है तो हम अगर करंट को लिखें तो आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, या इसे आप लिख सकते हैं कि एन मल्टीप्लाई ई डिवाइड बाय टी, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम पर फ्लो कर रहे हैं और ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया एंड एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इतनी करंट फ्लो हो रही है। यहां से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करके आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ये करंट की वैल्यू हो गई। तो हमें समझते हैं कि जो करंट है वो कितनी है, उसका अमाउंट कितना है और करंट क्यों फ्लो हो रही है। करंट का मतलब है कि जो चार्ज है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहे हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो जब हम करंट डेंसिटी को लिखते हैं J इक्वल टू करंट डिवाइड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल,
जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस एरिया का जो अमाउंट है, कितना एरिया है, अब जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां पर पास पास है उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर भी पास पास होंगे, मीन डेंसिटी सेम है। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर है उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो आप कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ करंट इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया आल्सो नोन एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब है कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी करंट फ्लो हो गई, उस फ्लो होने वाली करंट को आप करंट डेंसिटी कहते हैं। और अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी। और इसकी मैं एवरेज वैल्यू अगर पुटअप कर दूं तो करंट डेंसिटी की जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यानी 1 बाई ए यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगी। इसकी अगर आप यूनिट लिखना चाहें तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया की जो यूनिट है मीटर स्क्वायर है और यहां से इसका आप डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये करंट डेंसिटी है। और अगर मैं इस तरह से एक छोटा सा फार्मूला और इस बनाने की कोशिश करूं तो मैं देखूंगा कि यहां से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और वही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गए, इतने ही उतने ही 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। अगर इस छोटी सी जगह पर आप छोटा सा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप कट करेंगे, छोटा सा एरिया अगर आप कट करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे जितनी करंट जा रही है वो पूरे वाले का एक हिस्सा है, छोटा सा एक पार्ट है। तो इससे जितनी करंट गई उस करंट का अमाउंट पूरे कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट के अमाउंट से कम है। आप इस डायग्राम को ऐसा समझिए कि बड़ा वाला जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे करंट ये पास हो रही है, ये पास हो रही है। इसी के अंदर एक छोटा सा एक पार्ट मैंने इस तरह से कट कर लिया, इस तरह से एक छोटा सा पार्ट, इस स्मॉल एलिमेंट मैंने कट कर लिया। तो इस छोटे से जगह से कम करंट पास हो रही, बिकॉज यहां से पासिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है एज ए कंपेयर टू बड़े वाले सर्कल के कंपेयर में। जो बड़ा वाला सर्कल है उसके कंपेयर में, जो बड़ा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके कंपेयर में यहां से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। लेकिन यहां पर भी डेंसिटी उतनी ही है जितनी यहां पर, बिकॉज यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन पास पास होकर मूव कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर भी पास पास होकर मूव कर रहे हैं। इसलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम सेपरेशन डिस्टेंस पर है, इसलिए करंट डेंसिटी की वैल्यू सेम है। इस छोटे से जगह में अगर करंट की वैल्यू अगर मैं डी आई लिखता हूं और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डी ए लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा करंट डेंसिटी J इक्वल टू टोटल करंट डिवाइड बाय टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू मैं लिख सकता हूं डी आई डिवाइड बाई डी ए, इस तरह से लिख सकता हूं। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि डी आई डिवाइड बाई डी ए इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए। और अगर आप स्मॉल करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं डी आई इक्वल टू लिखूंगा डी आई इक्वल टू, ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो डी ए मल्टीप्लाई आई डिवाइड बाई ए, ये स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू है। तो करंट डेंसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी करंट फ्लो हो जाएगी उस फ्लो होने वाली करंट को आप कहेंगे करंट डेंसिटी कहेंगे, और इसकी यूनिट लिखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे। और अगर इसका आप डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डिवाइड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर्स, तो आप लिखेंगे करंट डेंसिटी मीन करंट की जो डायमेंशन फार्मूला है वो a है एंड मीटर स्क्वायर मीन l स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं m पावर 0 n l पावर -2 a पावर 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास करंट डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा। कुछ इससे रिलेटेड और एप्लीकेशन देखते हैं और फिर इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं।
जैसे हमारे पास ये कोई कंडक्टर्स है और ये कंडक्टर्स है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि करंट का मतलब है चार्ज का फ्लो। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज के फ्लो का मतलब है कंडक्टर्स के इनसाइड जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर की लेंथ है उस लेंथ के अलोंग फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज कहां फ्लो हो रहा है? इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, और इसको आप कंडक्टर माने तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी लेंथ ऑफ द मार्कर, मार्कर की लेंथ के अलोंग मूव कर रहे हैं। और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इसकी वैल्यू लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये सर्कल है, सर्कल की डिजाइन में, तो इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप इस तरह से इसको कट करेंगे तो एक पाइप की डिजाइन में, एक रिंग की डिजाइन में हमें शेप मिलेगा, और उसे आप कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो ये आपके पास इस तरह की डिजाइन है, और अगर मैं इसको इस तरह से कट करता हूं तो इसकी जो वैल्यू आती है इस डायरेक्शन पर आती है, इधर आती है। तो ये वैल्यू अगर एंगल थीटा है तो आप इधर लिखेंगे a cos थीटा लिखेंगे, एंड करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई डिवाइड बाई a cos थीटा लिखेंगे, एंड I इक्वल टू जे ए cos थीटा लिखेंगे, एंड I इक्वल टू J डॉट ए लिखेंगे, बिकॉज करंट डेंसिटी एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। हमें मालूम है कि जो करंट डेंसिटी है या करंट है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू एन ई ए वी डी इस तरह से लिखते हैं। n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, E यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अगर आप यहाँ से करंट डेंसिटी को कैलकुलेट करें तो I डिवाइड बाई ए लिखेंगे, और I की वैल्यू यहाँ पर अगर आप यूज कर लें तो मेरे ख्याल से वैल्यू बन जाएगी एन ई ए वी डी डिवाइड बाई ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी इक्वल टू एन ई मल्टीप्लाई वी डी, ये हमारे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू बन जाएगी। और करंट डेंसिटी की वैल्यू अगर और आप दूसरे पैरामीटर के साथ में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला है, स्मॉल ई कैपिटल ई मीन चार्ज ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन एंड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं, जिगजैग टाइप का मोशन कर रहे हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ कोलिजन करते हैं, और दो सक्सेसफुल कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसे आप रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। लेकिन ये कोलिजन बार बार होता रहता है। ऐसा समझो कि एक रूम है, एक कमरा है, कमरा चारों तरफ से बंद है, और उसमें बहुत सारी बॉल हैं, और सभी बॉल जंप कर रही हैं। तो उनका कोलिजन दो तरह से होता है। एक तो बॉल का बॉल से साथ कोलिजन होगा, यानी बॉल बॉल के साथ टकराएगी, एक गेंद दूसरी गेंद के साथ टक्कर करेगी, दूसरा गेंद दीवार से टक्कर करेगी। इसी तरह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ये पड़ोसी इलेक्ट्रॉनों के साथ कोलिजन करेंगे, कंटिन्यू कोलिजन करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट टाइम कोलिजन कर सकता है। उन सभी का एवरेज जो टाइम हम कैलकुलेट करते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो ये हो गया। और करंट डेंसिटी की वैल्यू मेरे पास ये है, करंट डेंसिटी J इक्वल टू एन ई टाइम्स वी डी, एन ई टाइम्स वी डी। वी डी एक ही साथ है, इसे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर आप यूज कर लें तो करंट डेंसिटी इक्वल टू एन ई टाइम्स ई ई डिवाइड बाई एम टाइम्स रिलैक्सेशन टाइम, एंड ऑल्सो रिटेन एज current density equal to ne square times electric field divided by mass multiply relaxation time in average relaxation time of the free electron। ये हमारे पास करंट डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा। करंट डेंसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन पर यूनिट
क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है। करंट डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, बिकॉज आप ये जानते हैं कि करंट डेंसिटी इक्वल टू आई डिवाइड बाय ए एंड करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। जैसे मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें से दोनों एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, जिसमें से दोनों एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। इसके मैं दो पार्ट कर देता हूं, एक एप्लीकेशन फर्स्ट इधर और एक एप्लीकेशन सेकंड इधर। ऐसा मैं करता हूं, यहां पर हमारे पास एक कोई कंडक्टर्स है और ये कंडक्टर्स आप देख रहे हैं कि दोनों एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, A1 इक्वल टू A2। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करते करते आगे की तरफ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते आगे की तरफ जाएंगे, जितनी डेंसिटी यहां पर है उतनी डेंसिटी यहां पर रहेगी, बिकॉज इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है। तो हर जगह पर इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी वो सेम होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो सेम होगी। माने इस कंडक्टर्स के हर एक जगह पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, जो करंट डेंसिटी होगी, ये सभी पैरामीटर सेम होंगे, हर एक जगह पर इक्विवेलेंट होंगे। माने यहां पर जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उतनी इस जगह पर होगी, उतनी ही इस जगह पर होगी और हर एक जगह पर सेम होगी, बिकॉज कंडक्टर्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कंडक्टर्स का जो थिकनेस है वो हर जगह पर सेम है। लेकिन अगर मैं दूसरी एप्लीकेशन बनाऊं और उस एप्लीकेशन में मैं ऐसे डायग्राम को प्रेजेंट करूं जिसमें से मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूं जिसमें से क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं है, ऐसा मैं कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इधर का A2 है, और आप अगर रिलेशन बनाएं तो A1 इज मच ग्रेटर देन एज ए कंपेयर टू A2। तो अब आप देखेंगे कि जब यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते करते आगे की तरफ जाएंगे और यहां पर अगर नंबर ऑफ 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है और यही जब 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेंगे तो बहुत पास हो जाएंगे, बिकॉज यहां पर जगह कम है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहां पर जाएंगे तो पास हो जाएंगे। पास होने का कारण ये है कि इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो कम होने की वजह से यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, तो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। जैसे आप बर्नौली थ्योरम में आप पढ़ते हैं कि जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है वहां पर लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होती है। वही हाल यहां पर होगा कि यहां पर अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो इन सभी इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी, यानी सेकंड पार्ट पर जो वेलोसिटी वो ज्यादा है एज ए कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट। यानी फर्स्ट एंड पर जो वेलोसिटी है वो कम होगी सेकंड एंड के कंपेयर में। जो करंट डेंसिटी होगी सेकंड जगह पर वो ज्यादा होगी एज ए कंपेयर टू फर्स्ट पर। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा होगी, बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतने ही हैं, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो गए, तो यहां पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो पास होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास हैं या चार्ज किसी एक छोटी सी जगह पर आप सेपरेट हो गया तो वहां पर जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज्यादा है एज ए कंपेयर टू फर्स्ट एंड पर। अब अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझाना चाहता हूं इसको दूसरे मेथड से। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस तरह से, और यहाँ पर आप कितना समझ पा रहे हैं कि कितनी इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल में, जैसे 100 न्यूटन पर कूलम है, राइट, 100 न्यूटन पर कूलम है। अब इतनी ही फील्ड लाइंस को मैं पास बनाऊंगा इस तरह से, ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 4 यहां पर है, 4 यहां पर, लेकिन यहां पर फील्ड लाइंस की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो ज्यादा है कंपेयर टू यहां के कंपेयर में। इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी इसके कंपेयर में।
माने 100 से तो ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं इसे 150 लिख देता हूँ, न्यूटन पर कूलम्ब लिख देता हूँ। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी, और ये वैल्यू है हमारे पास, इस तरह से लिखते हैं। और इसका एक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फार्मूला भी बनता है करंट डेंसिटी का, उसको भी समझ लेते हैं। ये एक थर्ड एप्लीकेशन होगी करंट डेंसिटी की। जैसा मैंने अभी बताया कि ये हमारे पास एक कंडक्टर्स है, ये कंडक्टर चाहे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का हो या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का हो, इसमें से ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और ये फाइनली बाहर निकल जाएंगे, कंडक्टर से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कट करते हैं तो इसका जो एरिया होगा वो DA होगा। पूरे का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, और पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर I करंट फ्लो हो पा रही है तो छोटी वाले जगह तो कम होगी, छोटी वाली जगह से DI करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर I करंट फ्लो हो रही है। ये तो आपको पता ही है कि DA की वैल्यू कम है एज ए कंपेयर टू A, एंड DI की वैल्यू कम है एज ए कंपेयर टू I, बट करंट डेंसिटी तो सेम है। करंट डेंसिटी का मतलब है कितनी जगह में कितनी करंट फ्लो हो रही है। अगर इस जगह का अमाउंट कम है तो करंट का भी तो अमाउंट कम है, माने दोनों ही कम है, तो करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट डेंसिटी इक्वल टू आप लिखेंगे I डिवाइड बाई A, या आप DI डिवाइड बाई DA लिख देते हैं। तो करंट डेंसिटी को आप लिखेंगे करंट डेंसिटी J इक्वल टू DI डिवाइड बाई DA, एंड अगर आप DI कैलकुलेट करना चाहते हैं, या यहां से आप समझ जाएं कि एरिया के रिस्पेक्ट में अगर आप करंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा करंट डेंसिटी मिल जाएगा। बिकॉज अगर आप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह पर सेम रहेगा, बट अगर आप नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखते हैं तो जो करंट की वैल्यू होगी वो एरिया के फंक्शन में हो सकती है या नहीं होगी, तो करंट डेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो एरिया के फंक्शन में होगी। तो इधर हो जाएगा J मल्टीप्लाई DA हो जाएगा, और यहाँ से आप अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इधर हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन J टाइम्स DA, ये हो जाएगा। और लिमिट अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से यूज कर लेंगे। करंट की वैल्यू सेम होती है, कैसे? क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो या ना हो। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा पाइप है, फिर इसके बाद हमने एक बड़ा सा पाइप कनेक्ट कर दिया, फिर और बड़ा सा पाइप कनेक्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप I करंट फ्लो कर रहे हैं, 10 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रहे हैं, तो वही करंट आगे फ्लो होगी 10 एम्पीयर की, वही करंट आगे 10 एम्पीयर की फ्लो होगी। बट आप देखेंगे कि वही करंट ज्यादा जगह में फैल रही है तो करंट डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है, तो इतनी छोटी सी जगह पर नंबर ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं 20 इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करने के लिए ज्यादा जगह मिल गई, तो करंट तो उतनी ही है, क्योंकि करंट का फार्मूला लिखते हैं Q डिवाइड बाई T, यानी NE डिवाइड बाई T लिखते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी 20 है, एंड हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी उतना ही है, 1.6 10 पावर -19 कूलम। टाइम भी वही है, तो करंट तो वही रहेगी, बट करंट डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है। करंट डेंसिटी इक्वल टू I डिवाइड बाई A मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ये करंट डेंसिटी का एक छोटा सा कंसेप्ट। अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ की प्रूविंग समझेंगे, ओम्स लॉ को किस तरह से प्रूव करते हैं, और ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशन है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। इस वीडियो लेक्चर में करंट डेंसिटी और इससे रिलेटेड इसकी एप्लीकेशन।